आदमी हमको पीके मिला, प्रशांत किशोर जी, उस पहले आदमी ने कहा कि देखिए हम जो है 20 साल से एक चेहरा देख रहे हैं, वो बदलाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो हर वोटर चाहता है ना, हर 5 साल में वो बदलाव चाहता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ऑप्शन क्या है। अगर 2010 मजबूत ऑप्शन अगर आप 2010 में यहाँ आए होते तो लोग चाहते नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ है, नीतीश को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ 2015 में आए होते तो लोगों ने कहा हाँ मोदी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीतीश ही ठीक है। आज जो स्थिति है, लोग कह रहे नहीं, कुछ भी हो ये लोग जाने चाहिए। पर आप कैसे अलग हैं इन सब से, मुझे ये बताइए। बता रहा हूँ, ये तो आप भी मान रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोगों के पास 2 विकल्प है, बदलाव चाहते हैं कि बदलाव सत्ता में कौन है, नीतीश और भाजपा है, तो हटेंगे तो ये। अब जनता के पास 2 विकल्प है, या तो वो राजद का लालटेन जो कि 15 साल बिहार के जंगल राज के लिए जिसको लोग दोषी मानते हैं उसको वापस लाए, या फिर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया प्रयास जो शुरू हुआ है जन स्वराज का, उसको मौका दे। नहीं, पर एक और ऑप्शन है, क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूं आपको। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जब बीजेपी वाले प्रधानमंत्री आकर भाई आप कह रहे हैं ऑप्शन 3 ऑप्शन है, आपने कहा या तो आरजेडी रहेगी, ऐसा है, या फिर बिहार में तीन जेडीयू रहेगी। मैं कह रही हूँ आपके साथ साथ एक और ऑप्शन है। नहीं, सुन लीजिए, बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है, एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है? एनडीए है, हाँ। तो वो लोग जाएंगे। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जन स्वराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप देख रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे जबकि अच्छा सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है, ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? अरे भाई हमारे भी तो सूत्र है ना, तो सूत्र प्रशांत किशोर जी, आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो ये एक और ऑप्शन है। ठीक बात है, तो हमने तो कैमरे पर कहा, अब दोहरा देता हूँ कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा। अमित शाह जी का भी कोई इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा अभी नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, 25 के बाद हम लोग तय करेंगे। भाई नाम बताओ, है दम तो नाम बताओ कि कौन होगा बीजेपी से। आप ये लिख के रख लीजिए, बिहार में बीजेपी की ना ताकत है ना तैयारी है कि वो चुनाव लड़ सकें और मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकें। पर प्रशांत किशोर आप जानते हैं और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या आप कहेंगे? तो मैं कभी नहीं, आराम से आपने हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जन स्वराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? सुनिए, देखिए प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं, प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं, प्रशांत किशोर कोई एमपी सांसद के लड़के हैं इस बिहार में, उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं आप एक बात सुनिए, प्रशांत मिश्रा जी के बेटे। नहीं, मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे, सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं इस बिहार में? ये बताइए, पांडे जी के बेटे का काम कैसे? कर रही है ऐसा? नहीं, मैं कहाँ, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं ऐसा बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना, मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, परेशान आप होने वाले हैं। अब आप बताइए, आप लोग टीवी पे बैठ के दिन रात ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ता है, वोट तो मोदी के नाम पर पड़ता है, लोग तो वोट मोदी को देते हैं। लोग रोज आपको भी लोग कह रहे हैं भैया ये तो खाली रूबिका लियाकत जी मोदी का प्रचार करती हैं। अगर आपकी बात में सच्चाई है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, मैं आपसे पूछ रही हूं, जातिगत समीकरण आप पहुंच जा रहे हैं, मोदी जी मोदी जी। अभी देखो, अभी दिखेगा कौन भड़क रहा है। ये क्या बात? आप लोग सुबह शाम कह रहे हैं मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है, और आप ये बात तो है ना सर? ठीक है, सही आप कह रही हैं। हाँ। हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना लोग रहता है?
और अगर मोदी जी के जाति के लोग नहीं रहते हैं तो आप बिहार के लोगों के प्रति ये पूर्वाग्रह तो क्यों रखते हैं कि बिहार में लोग जाति पर वोट देते हैं? देखिए, अब मुझे पता था आप उस तरफ आएंगे। अरे बिल्कुल, आप लोग बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। आपने सुनिए, कर्नाटक में जाकर मैं आपको पहले ही आगाह कर नहीं आगाह मत कीजिए, लगा चुकी थी। आप मुझे बताइए कि आपने कर्नाटक में जाकर कभी ये पूछा कि लिंगायत वो कालिगा के रहते हुए आप लोग कैसे चुनाव जीतेगा? आपने क्या आंध्र प्रदेश में पूछा कि सर सुनिए, नहीं कापू कम्मा रेड्डी की राजनीति से कैसे पार पाइएगा? फिर ये बात होगी पीके, हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ नहीं, कि बिहार बार-बार को ही ये क्यों आप कहा लोग जाता कहते हैं ये है, बात? तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण मैं तोड़ रहा को, हूँ। अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी बिहार के लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है, किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को दिया वोट मोदी को। आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? हम बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो फिर कम से कम ये तो मत कहो कि बिहार के लोग जाति पर जाति पर वोट नहीं पड़ता है। पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, जाति एक बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है जैसा आप बता रही हैं। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति अच्छा, कितना बड़ा फैक्टर है? कितना बड़ा फैक्टर है इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। डिपेंड करता है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई मुद्दा बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत व्यक्तित्व नहीं हो, तो जब लोकल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लड़ने वाले सब एक जैसे ही दिखते हैं तो लोग जातियों पर वोट करते हैं। लोगों को लगता है भाई सब तो एक के जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई घटना है, अगर कोई विषय है, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु ऐसी एक घटना थी, लोग जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो अभी ऐसी कौन सी घटना है? 89 में बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, बिहार के लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वोट दिया। 14 में मोदी वो व्यक्तित्व था, उसके नाम पर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया। 2019 में पुलवामा राष्ट्रवाद का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का, लोगों ने जाति से उठकर भाजपा को वोट दिया। 2020 में वो मुद्दा नहीं था, स्थानीय चुनाव हुए तो भाजपा को उतनी सीट नहीं मिली जितनी मिलने की उनकी उम्मीद थी। आप कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या है? इस बार वो मुद्दा है बदलाव। अभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने वहाँ वक्फ को लेकर जो बयान दिया, वक्फ कानून को लेकर जी, तब प्रशांत किशोर ने पुरजोर तरीके से कहा कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया हुआ है उस हिसाब से सबकी रायशुमारी करके किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहिए। अब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है। प्रशांत किशोर क्या मतलब किस तरफ खेल रहे हैं प्रशांत? ऐसा है, वक्फ बिल को लेकर प्रशांत किशोर जनसुराज ने पहले दिन से कहा है कि हम लोग इसके विरोध में हैं। विरोध में क्यों है ये भी वजह बताई, इसलिए नहीं कि वक्फ बिल अच्छा है, खराब है, मुसलमानों के हित में है, विरोध में, वो भी हमारा बहस का विषय हो सकता है। क्यों नहीं वक्फ बिल पास होना चाहिए था? क्योंकि जो मैंने आपने जो बात बताई कि मेरा ऐसा मानना है, जनसुराज का ऐसा मानना है कि जिन बातों को लेकर इस देश की नींव रखी गई, जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान में जो बेसिक प्रावधान किए गए, जिन वर्गों को भारत के इस संघ से जोड़ने के लिए जो वादे किए गए, अगर उसमें कुछ आप आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है उसको आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। ये बात जितने मुसलमानों के लिए है उतनी ही किसानों के लिए भी है। किसानों के लिए एक नए कानून का प्रावधान मोदी जी ने करने की कोशिश की, किसानों को वो बात नहीं समझ में आई तो कानून का विरोध भी हुआ, कानून को वापस भी लेना पड़ा। तो बात मुसलमान की नहीं है। अगर आप वक्फ बिल के जरिए कुछ ऐसा संशोधन या प्रावधान कर रहे हैं जिससे देश का 20% आबादी असहज महसूस कर रहा है, तो सरकार या कानून बनाने वालों की जिम्मेवारी है कि उनको कॉन्फिडेंस में ले तभी कानून बनाएं। उस नज़रिए से हम उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो मेयर बेवकूफ़ी वाली बात, लोग वोट लेने वाली बात, बरगलाने वाली बात कि मैं आऊँगा तो इस कानून को फाड़ दूंगा। अरे आप ये बताइए कि देश ने कानून बनाया है, आप फाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पहले बात तो ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। दूसरा, अगर आप फाड़ भी दो, मैं यहाँ लाकर फाड़ दूं तो उससे क्या, मैं संविधान यहाँ फाड़ दूं तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? आप तो ये कह सकते हैं, अगर राजनीतिक भाषा भी इस्तेमाल करना है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ये लोग तो पॉपुलिस्ट बात करते हैं। इनके पिताजी ने, पर वो भी क्या, वो भी